Now we will be discussing section 17(1), 17(2), 17(3), 17(4). ये डील करते हैं किससे? अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट से। ये डील करते हैं किससे? अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट से। क्या हुआ चीज ये समझिए पहले। अगर आपने कोई गुड्स या सर्विसेज ली है, अगर आपने कोई गुड्स या सर्विसेज ली है और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाईज के लिए काम में आ रही है, ये एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाईज के लिए काम में आ रही है, ये गुड्स या सर्विसेज ली है, ये एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाईज के काम में आ रही है। अगर गुड्स और सर्विसेज ली है जो कि एक्सक्लूसिवली किस काम में आ रही है? टैक्सेबल सप्लाईज के काम में आ रही है, तो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के अंदर क्या हो जाएगा? क्रेडिट विल बी एडमिसिबल। आपको क्या मिल जाएगा? क्रेडिट मिल जाएगा। गुड्स या सर्विसेज ली है जो एक्सक्लूसिवली किसके काम में आ रही है? टैक्सेबल सप्लाईज के काम में आ रही है। इसी हिसाब से जो गुड्स और सर्विसेज आपने अवेल करी, ये एक्सक्लूसिवली किस काम में आ रही है? एक्सक्लूसिवली क्या है? एग्जेम्प्टेड सप्लाई को इफेक्ट करने के लिए काम में आ रही है। एग्जेम्प्टेड सप्लाई को इफेक्ट करने के लिए काम में आ रही है, तो क्रेडिट विल नॉट बी अलाउड, विल नॉट बी अलाउड। क्रेडिट नहीं होगा अलाउ, उस केस में क्रेडिट नहीं होगा। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई गुड्स और सर्विसेज क्या हो? कॉमन हो। कोई गुड्स और सर्विसेज क्या हो? कॉमन हो, जो कि किसके लिए काम में आ रही है? टैक्सेबल सप्लाई के लिए काम में आ रही है, इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, क्योंकि जीरो रेटेड सप्लाई क्या है? टैक्सेबल सप्लाई की एम्बिट में मानी गई है। और एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए भी काम में आ रही है, और एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए भी काम में आ रही है। टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी आ रही है और एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए भी आ रही है। तो गुड्स और सर्विसेज टैक्सेबल के लिए भी आ रही है, एग्जेम्प्ट के लिए भी आ रही है। तो अब यहां पे क्या रहेगा? अपॉर्शनमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहां पे अपॉर्शनमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके लिए सेक्शन तो है ही है, रूल 42 एंड रूल 43 भी है, जो अपन डिस्कस करेंगे। सेक्शन तो है ही है। तो देखिए, इन केस गुड्स और सर्विसेज विच आर पार्टली यूज फॉर बिजनेस, जो कि पार्टली किसके लिए काम में आ रही है? बिजनेस के लिए काम में आ रही है। पार्टली किसके लिए काम में आ रही है? नॉन बिजनेस यूज के लिए आ रही है। तो अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा टू द इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू पर्पस ऑफ बिजनेस। इसी हिसाब से आईटीसी गुड्स और सर्विसेज का रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा टैक्सेबल सप्लाईज के लिए जो काम में आएंगे गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, इफ दे आर यूज फॉर इफेक्टिंग टैक्सेबल एग्जेम्प्ट सप्लाई। ये आईटीसी आपको मिल जाएगा जीरो रेटेड सप्लाई के लिए भी। जीरो रेटेड सप्लाई करने के लिए, जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है? एक्सपोर्ट्स हो गए। जीरो रेटेड सप्लाई आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ाया था। क्या हो गया? एक्सपोर्ट हो गया, और क्या हो गया? एक सप्लाई टू एसईजेड यूनिट, एसईजेड यूनिट, एसईजेड डेवलपर, एसईजेड यूनिट, एसईजेड डेवलपर, ठीक है। अब इसको अपन डिपिक्ट कैसे कर सकते हैं? गुड्स और सर्विसेज अगर पार्टली बिजनेस के लिए काम में आ रही है, पार्टली नॉन बिजनेस के लिए काम में आ रही है। गुड्स और सर्विसेज अगर पार्टली बिजनेस के लिए काम में आ रही है, पार्टली नॉन बिजनेस के लिए काम में आ रही है, या पार्टली जीरो टैक्सेबल सप्लाईज के लिए काम में आ रही है, इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, और पार्टली एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए काम में आ रही है, तो जो बिजनेस के लिए काम में आ रही है या जो एट्रीब्यूटेबल है, ठीक है,
किसके लिए? टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, उसके रिलेशन में ही आईटीसी आपको मिलेगा। एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या शामिल है? एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर क्या शामिल है? एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर क्या शामिल है? एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या हो गया? जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्स लगता है, तो जैसे सपोज कीजिए लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस पर आरसीएम के तहत टैक्स लग रहा है, अब मैं एडवोकेट हूं, तो अब मेरे लिए ये आरसीएम के तहत टैक्स लग रहा है, मेरे लिए सप्लाई क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट सप्लाई हो जाएगी। मेरे लिए सप्लाई क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट सप्लाई हो जाएगी। एक हो गई क्या? सेल ऑफ लैंड या सेल ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, द एंटायर कंसिडरेशन, सेल ऑफ बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। उसके अलावा एक हो गया ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, एक हो गया ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। अब वैल्यू क्या होगी सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग में? एग्जेम्प्ट सप्लाई की वैल्यू क्या होगी? या तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो गई, ये तो क्या हो गई? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो गई, और यहां पे 1% ऑफ सेल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, यहां पे 1% ऑफ सेल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, ये आ जाएगी। तो देखो इंक्लूजन इन एग्जेम्प्ट सप्लाईज एंड वैल्यूएशन, सो हियर सप्लाईज जिस पे आरसीएम के तहत टैक्स लग रहा है वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है। ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज एग्जेम्प्ट सप्लाई की एम्बिट में आ रही है। सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू पैरा 5B सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग क्या है? एग्जेम्प्ट सप्लाई की एम्बिट में आ रही है। सेल ऑफ बिल्डिंग कब? तब एंटायर कंसिडरेशन क्या है? कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद मिलता है, ठीक है। अब अगर जो शेड्यूल 3 के अंदर जो एक्टिविटीज स्पेसिफाइड है, जो एक्टिविटीज स्पेसिफाइड है शेड्यूल 3 में, एक्सेप्ट क्या? सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, शेड्यूल 3 में जो एक्टिविटी स्पेसिफाइड है ये क्या है? सेम विल नॉट बी कवर्ड इन एम्बिट ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, ये एग्जेम्प्ट सप्लाई की एम्बिट में नहीं आएगी, ये एग्जेम्प्ट सप्लाई की एम्बिट में नहीं आएगी, ये एग्जेम्प्ट सप्लाई की एम्बिट में नहीं आएगी, ठीक है ना? आ रही है बात समझ में? तो वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड वैल्यू ऑफ द एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शंस, वैल्यू ऑफ द एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शंस जो कि स्पेसिफाइड है कहां पे? शेड्यूल 3 में, एक्सेप्ट दोज ऑफ पैरा 5। पैरा 5 में क्या आ रहा है? सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। लैंड और बिल्डिंग में वैल्यू क्या हो गई? स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हो गई। सिक्योरिटी में वैल्यू क्या हो गई? सेल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हो गई। अब देखिए इसी हिसाब से एग्जेम्प्ट सप्लाई की एम्बिट में क्या एक्सक्लूड हो गया? अगर आपको इंटरेस्ट या डिस्काउंट मिल रहा है, इंटरेस्ट या डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ सर्विसेज, वैल्यू ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एक्सटेंडिंग लोन्स और एडवांसेस, वैल्यू ऑफ सर्विसेज by way of accepting deposits, extending loans or advances, insofar as the consideration is represented by way of interest या discount. ये exempt supply में नहीं आएगा। इंटरेस्ट और डिस्काउंट जो मिल रहा है फॉर एक्सटेंडिंग लोन्स या एडवांसेस, ठीक है, ये exempt सप्लाई नहीं होगा।
एग्जेम्प्ट सप्लाई किसके लिए होगा? ओनली फॉर बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी। सिर्फ जो बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एनबीएफसी से, उसके लिए एग्जेम्प्ट सप्लाई है, बाकियों के लिए नहीं है। तो वैल्यू ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एक्सटेंडिंग लोन्स या एडवांसेस इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट, एक्सेप्ट in cases of banking company, financial institution including NBFC engaged in supplying services by way of accepting deposits, loan, extending loans या advances। उसके अलावा क्या exempt supply में नहीं आ रहा? Value of supply of services by way of transportation of goods by a vessel from custom station of clearance in India to a place outside India। ये वैसे भी 30/9/22 के बाद इसका exemption ऑलरेडी क्या हो चुका है? विदड्रॉ हो चुका है। एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स, ये एग्जेम्प्ट सप्लाई के एम्बिट में नहीं आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, अब अपन ने जो इनपुट एंड इनपुट सर्विस काम में लिए, लॉजिकल है बिल्कुल, रटने की कोई जरूरत नहीं है। इनपुट या इनपुट सर्विसेज जो काम में ली है, किसके लिए ली है? टैक्सेबल सप्लाईज के लिए भी काम में ले रहे हो, एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए भी काम में ले रहे हो, सबके लिए काम में ले रहे हो। उसके अपोर्शनमेंट की बात कर रहे हैं, इसके अपोर्शनमेंट की बात कर रहे हैं, और ये अपोर्शनमेंट होगा 42 के अनुसार। पहले इनपुट और इनपुट सर्विस का करेंगे, फिर कैपिटल गुड्स का अपोर्शनमेंट अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो देखो, जो टोटल इनपुट टैक्स है, जो टोटल इनपुट टैक्स है, जो टोटल इनपुट टैक्स है ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, जितना भी टैक्स अपन ने दिया है वो टी हो गया, उसको अपन ने टी के फॉर्म में डिनोट किया। इसमें देखो क्या हो गया, एक तो जो इनपुट टैक्स है ऑन इनपुट या इनपुट सर्विस जो कि काम में आ रहे हैं फॉर नॉन बिजनेस यूज, जो नॉन बिजनेस यूज के लिए काम में आएंगे, ये T1 हो गया, इसका क्रेडिट मिलेगा ही नहीं, इसको हटा दिया अपन ने। इसी हिसाब से इनपुट टैक्स ऑन इनपुट इनपुट सर्विस जो कि एक्सक्लूसिवली किसके लिए काम में आ रहा है? एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए काम में आ रहा है। एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए काम में आ रहा है, ये T2 है। जो एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए काम में आ रहा है वो T2 है। उसके अलावा जो इनपुट है, इनपुट सर्विस है, तो जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज जिसका क्रेडिट क्या है? ब्लॉक्ड है, जिसका क्रेडिट क्या है? ब्लॉक्ड है अंडर सेक्शन 17(5), ये इसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये घटा दो तो ये आ गया C1 अमाउंट। एक तरह से ये है अमाउंट जो कि क्रेडिट होएगा इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, यही तो है। तो इसका आप क्रेडिट ले लो। अब इसमें अभी तक तो कुछ किया ही नहीं अपन ने, उन इनपुट और इनपुट सर्विसेज को हटाया जिसको बिजनेस के काम में नहीं आ रही है, एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए आए या एक्सक्लूसिवली आपके एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए या फिर आपके ब्लॉक क्रेडिट है, तो मिलेगा ही नहीं, बट नेचुरल है तो ये क्रेडिट ही नहीं होगा। अब जो इनपुट या इनपुट सर्विस एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई के काम में आ रहे हैं, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई के काम में आ रहे हैं, लॉजिकल है, इसका क्रेडिट मिलना ही मिलना है, इसको डिनोट कर दिया T4, ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई।
इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। तो C1 में से T4 घटाए तो बच गए C2। C2 एक तरह से क्या हो गया, ये हो गया कॉमन क्रेडिट, ठीक है, ये एक तरह से कॉमन क्रेडिट हो गया। अब कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या हो गया, जो कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो लॉजिकली बताओ, लॉजिकली सोचो, ये कॉमन क्रेडिट है जो कि दोनों टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों के लिए काम में आ रहा है, तो C2 दोनों के लिए काम में आ रहा है। इनटू क्या कर दोगे ऊपर, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, टर्नओवर के रेशियो में ही तो बांटोगे, इनटू वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई डिवाइडेड बाय क्या, जो आपका टर्नओवर है, जो टर्नओवर है इन द स्टेट या यूनियन टेरिटरी, जो भी आपका टर्नओवर आ रहा है उसके रेशियो में बांट दो। ये D1 हो गया जिसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये लेस हो जाएगा D1, यहां से ये लेस हो जाएगा D1, जो कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाई। और कॉमन क्रेडिट जो है एट्रीब्यूटेबल टू नॉन बिजनेस यूज, टू नॉन बिजनेस यूज, ये हो गया क्या D2। D2 क्या हो गया, 5% ऑफ C2 हो गया, ये D2 हो गया, ये एक 5% ले लिया ऑफ C2। ये क्रेडिट आपको मिलेंगे नहीं दोनों, C3 हो जाएगा जो आपको क्रेडिट एक तरह से मिल रहा है, ठीक है, एक तो C3 मिल गया और एक T4 मिल गया। तो अब देखो, अब आ जाते हैं अपन इसका ट्रीटमेंट करने के लिए। तो ITC ट्रीटमेंट वेयर इनपुट या इनपुट सर्विसेज, ITC ट्रीटमेंट वेयर इनपुट या इनपुट सर्विसेज दे आर यूज फॉर टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट सप्लाईज। तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट या इनपुट सर्विसेज विच इज पार्टली बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड पार्टली फॉर अदर पर्पस। जो पार्टली किसके लिए काम में आ रहा है, बिजनेस के लिए काम में आ रहा है, पार्टली अदर पर्पसेस के लिए काम में आ रहा है। पार्टली आ रहा है यूज फॉर इफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई और पार्टली इफेक्टिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई। पार्टली यूज फॉर इफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई और पार्टली एग्जेम्प्ट सप्लाई shall be attributable to the purpose of business या affecting taxable supplies, shall be attributed to the purpose of business या affecting taxable supplies namely। पहले तो जो आपका टोटल इनपुट टैक्स इन्वॉल्व है इनपुट या इनपुट सर्विसेज पे, वो टी के द्वारा डिनोट हो रहा है, कितना टैक्स आपने पे किया है इनपुट या इनपुट सर्विसेज पे। जो टैक्स आपने पे किया उसमें से क्या घटा देना, इनपुट टैक्स इनपुट या इनपुट सर्विसेज पे जो कि इंटेंडेड टू बी यूज एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, यानी पर्सनल पर्पस के लिए काम में ले रहे हो तो आपको उसका ITC नहीं मिलेगा, हटाओ। एक्सक्लूसिवली जो किसके लिए काम में आ रही है, नॉन बिजनेस के लिए आ रही है। इनपुट या इनपुट सर्विसेज जो एक्सक्लूसिवली किसके लिए काम में आ रही है, एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई में निल रेटेड है, होनली एग्जेम्प्ट है, और नॉन टैक्सेबल है, ठीक है। और इनपुट टैक्स जो इनपुट या इनपुट सर्विसेज है जिसका विच आर इनएलिजिबल फॉर क्रेडिट, जिसका क्रेडिट इनएलिजिबल है फॉर क्रेडिट, ठीक है। तो ये तीनों चीज घटा दी, ये तीनों चीज घटा दी, तो ये आ गया हमारा ITC। ये ITC आ गया विच इज टू बी क्रेडिटेड वेयर टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, यानी C1 वो डिनोट कर रहा है कि भैया ये ITC आपको मिलेगा, इसमें कॉमन भी है और जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए भी काम में आ रहा है। इसमें से क्या घटा दिया अपन ने, इनपुट या इनपुट सर्विसेज पे जो टैक्स है, टैक्स ऑन इनपुट या इनपुट सर्विसेज, टैक्स ये जो इनपुट या इनपुट सर्विसेज पे है विच आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, ये T4 है। ये तो मिलना ही मिलना है इसका क्रेडिट। ये क्यों घटाया, जिससे अपने को कॉमन क्रेडिट मिले। जो T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, ये डिटरमाइन किया जाएगा एंड डिक्लेयर्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन एट समरी लेवल। समरी लेवल पे डिक्लेयर करेंगे इन फॉर्म GSTR 3B। और यहाँ पे अगर कोई अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स है रिलेटिंग टू इनपुट या इनपुट सर्विसेज
used partly for purpose other than business and partly for exempt supply, has been identified and segregated at invoice level by registered person, same shall be included in say T1 या T2 रिस्पेक्टिवली, और जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ इनपुट या इनपुट सर्विस है वो T4 के अंदर जाए. और C2 क्या होगा? द पोर्शन आइडेंटिफाइड एज पर्टेनिंग टू टैक्सेबल सप्लाईज इन C2 विल बी व्हाट? विल बी अलाउड ITC. अब अपन को क्या बेसिकली क्या करना है? कुछ नहीं करना. अब आपको अपोर्शनमेंट करना है. जो कॉमन क्रेडिट है उसका आपको अपोर्शनमेंट करना है. क्या करना है? कॉमन क्रेडिट का अपोर्शनमेंट करना है. तो पहली बात, जो कंप्यूट द क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज, जो कि इनएलिजिबल क्रेडिट है बाय अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट. तो जो अमाउंट ऑफ आईटीसी है, जो अमाउंट ऑफ आईटीसी है, जो अमाउंट ऑफ आईटीसी है एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज, इट विल बी डिनोटेड बाय D1. इसको अपन डिनोट करेंगे D1 एंड इट विल बी कैलकुलेटेड. D1 क्या हो गया? D1 हो गया E डिवाइडेड बाय F इंटू C2. D1 क्या है? द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाई डिनोटेड बाय D1. ये क्या हो गया? बेसिकली द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड E डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर. जो टर्नओवर आ रहा है इन द स्टेट, टोटल टर्नओवर जो आ रहा है इन द स्टेट या यूनियन टेरिटरी ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड इनटू C2. ठीक है, ये आपका कॉमन क्रेडिट हो गया एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाई. टर्नओवर के रेशियो में आपको क्या है? ये डिवाइड करना है. किस रेशियो में डिवाइड करना है? टर्नओवर के रेशियो में ये इसको डिवाइड करना है. अगर टर्नओवर डिटेल्स नहीं है अवेलेबल, तो जो लास्ट टैक्स पीरियड है, जो लास्ट टैक्स पीरियड है जिसकी टर्नओवर डिटेल्स अवेलेबल है, जो लास्ट टैक्स पीरियड है जिसकी टर्नओवर डिटेल्स अवेलेबल है, वो ले लेंगे अपन. और इसमें भी जो ड्यूटीज और टैक्सेस है, इसमें भी जो ड्यूटीज और टैक्सेस है उसको क्या है? टर्नओवर में एक्सक्लूड किया जाएगा. ड्यूटीज और टैक्सेस जो है ये क्या है? एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. और जो कॉमन क्रेडिट है, जो कॉमन क्रेडिट है एट्रीब्यूटेबल टू व्हाट? जो आपके नॉन बिजनेस पर्पस है, एट्रीब्यूटेबल टू नॉन बिजनेस पर्पस है, वो है 5% ऑफ C2. वो क्या है? 5% ऑफ C2. ओके, वो भी आप कर देंगे कम. एलिजिबल क्रेडिट क्या हो जाएगा? एक C3 हो गया और एक आपके T4 हो गया एक तरह से. तो अमाउंट ऑफ C3, D1 एंड D2 ये कंप्यूट किया जाएगा सेपरेटली फॉर सेंट्रल टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स. ठीक है, एंड डिक्लेयर्ड इन GSTR 3B और एंड थ्रू फॉर्म GST DRC 03. इनएलिजिबल क्रेडिट क्या हो गए? इनएलिजिबल क्रेडिट हो गए आपके, इनएलिजिबल क्रेडिट क्या हो गए? D1 एंड D2. D1 एंड D2 क्या हो गए आपके? इनएलिजिबल क्रेडिट हो गए. D1 एंड D2 क्या हो गए आपके? इनएलिजिबल क्रेडिट हो गए. ठीक है, अब वापस से कैलकुलेट करेंगे हम. वापस से क्या करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे. क्या कैलकुलेट करेंगे? जब पूरा साल बीत जाएगा तो जो अमाउंट आपने रिवर्सल किया है D1 D2 का, अब जब आपको एक्चुअल टर्नओवर डिटेल्स अवेलेबल हो गई, जब आपको क्या है? एक्चुअल टर्नओवर डिटेल्स अवेलेबल हो गई, तो उस पर्टिकुलर सरकमस्टांस के अंदर एक्चुअल के बेसिस पे वर्किंग करेंगे. एक्चुअल के बेसिस पे क्या है? ये वर्किंग करेंगे. तो वी विल कंप्यूट D1 एंड D2 फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर बाय टेकिंग एग्जेम्प्टेड टर्नओवर एंड एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. यहाँ अभी भी रिटर्न फॉर मंथ ऑफ सेप्टेम्बर आ रहा है, उधर 30 नवंबर कर चुके हैं. फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर. अब अगर अपन ने जो रिवर्सल का अमाउंट है, जो एक्चुअल रिवर्सल का अमाउंट है, ये आता है आपके 350 और अमाउंट ऑलरेडी रिवर्स है ये 3 लाख है. तो आपको क्या है? 50,000 रुपये और जमा कराने पड़ेंगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. %18 पर एनम ये इंटरेस्ट लगेगा 1 अप्रैल से लेके
जब तक कि ये अमाउंट आप पे नहीं करते हो, 1 अप्रैल ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर से लेके टिल द पेमेंट। ठीक है, एक्चुअल रिवर्सल आपका 280 है और ऑलरेडी रिवर्स कर चुके हैं 3 लाख रुपए, तो 20,000 रुपए का आपको वापस से क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। 20,000 रुपए का वापस से 20,000 रुपए का वापस से आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो इफ द अमाउंट रिवर्स्ड एवरी मंथ जो एक्सीड्स क्या है, D1 और D2, तो जो एडिशनल अमाउंट जो आपने क्लेम किया है, पे किया है, वो क्लेम कर सकते हो क्रेडिट इन द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। एक बार पूरी समरी वापस से देख लो। जो टोटल इनपुट टैक्स है इनपुट या इनपुट सर्विसेज पे, जो टोटल इनपुट टैक्स है इनपुट या इनपुट सर्विसेज पे, उसको डिनोट किया गया है किससे, टी से। फिर अब T1 देखेंगे। T1 क्या हो गया, इनपुट टैक्स ऑन इनपुट या इनपुट सर्विसेज। T1 क्या हो गया, इनपुट टैक्स ऑन इनपुट या इनपुट सर्विसेज यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। T1 क्या हो गया, इनपुट टैक्स ऑन इनपुट या इनपुट सर्विसेज एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। T2 क्या हो गया, इनपुट टैक्स ऑन इनपुट या इनपुट सर्विसेज एक्सक्लूसिवली फॉर इफेक्टिंग एग्जेम्प्ट सप्लाईज। T3 क्या हो गया, जो ब्लॉक्ड क्रेडिट है अंडर 17(5). C1 वो क्रेडिट हो गया जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा, जिसमें से T में से घटा दो, T1 घटा दो, T2 घटा दो, T3 घटा दो। ठीक है, अब इसमें से T4 हटा दो। T4 क्या हो गया, एक तरह से जो क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू क्या, इनपुट या इनपुट सर्विसेज यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज, वो T4 है इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। तो C1 में से T4 घटाया तो आपके पास C2 आया। C2 एक तरह से क्या है, कॉमन क्रेडिट है। C2 क्या है, कॉमन क्रेडिट है। एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर अपन ने बोल ही दिया कि रिवर्स चार्ज की सप्लाईज है, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी है, सेल ऑफ लैंड है, सेल ऑफ बिल्डिंग है, जहां एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ सीसी, वो एग्जेम्प्ट सप्लाई में। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई एंड टोटल टर्नओवर एक्सक्लूड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, CST एंड वैट। ठीक है, तो कॉमन क्रेडिट आ गया। कॉमन क्रेडिट को अब आप जो कॉमन क्रेडिट जो एट्रीब्यूटेबल है एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए, वो D2 हो गया। D2 कैसे बनाओ, D1 हो गया, सॉरी D1, वो कैसे बताओगे, C2 इंटू E बाय F। E क्या हो गया, जो भी एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज है ड्यूरिंग टैक्स पीरियड। F क्या हो गया, जो टोटल टर्नओवर है ड्यूरिंग टैक्स पीरियड। अगर टर्नओवर डिटेल्स अवेलेबल नहीं है तो उस केस के अंदर लास्ट टैक्स पीरियड की टर्नओवर डिटेल्स लेनी है। D2 क्या हो गया, जो कॉमन क्रेडिट है, इनपुट जो कॉमन है नॉन बिजनेस के लिए काम में आए, तो 5% ऑफ C2। तो जो क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू नॉन बिजनेस पर्पस इफ कॉमन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज आर यूज्ड पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस, तो 5% ऑफ C2 ये हो गया। रिमेनिंग क्रेडिट हो गया क्या, C3। C3 क्या हो गया, C2 माइनस D1 माइनस D2। ये एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया एट्रीब्यूटेबल टू बिजनेस, ठीक है, एंड टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड। इनएलिजिबल क्रेडिट क्या हो गया, D1 और D2 हो गया, जिसको आपको रिवर्स करना है GSTR 3B के अंदर। जो C1 है, D1 है, D2 है, दे विल बी कंप्यूटेड सेपरेटली फॉर CGST, SGST, UTGST, IGST एंड डिक्लेयर्ड इन GSTR 3B। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर का वर्किंग करेंगे और D1 D2 फाइनेंशियल ईयर एज अ होल एक्सीड कर रहा है जो अमाउंट आपने रिवर्सल किया है, तो ये अमाउंट आपको 1 अप्रैल से लेके जब तक आप इस अमाउंट को पे नहीं कर देते, 30 सितंबर तक देना है, तो जब तक आप ये पे नहीं कर देते हो 18% पर एनम के हिसाब से क्या है इंटरेस्ट लगेगा। अगर प्रोविजनली आपने अमाउंट एक्स्ट्रा रिवर्स कर दिया है तो आपको वापस से क्या मिल जाएगा, जितना एक्स्ट्रा अमाउंट रिवर्स किया है उसका क्रेडिट मिल जाएगा। ये तो एक अपन ने अभी क्या पढ़ा, जो इनपुट या इनपुट सर्विसेज है, जो आपके किस तरह से उसका अपोर्शनमेंट होगा, ये रूल 42 में अभी पढ़ा। ठीक है,